रुको, एक सेकंड रुको। अभी जो हो रहा है दुनिया में वो डायरेक्टली आपकी पॉकेट को इफेक्ट कर सकता है, आपके पेट्रोल के दाम को, आपके घर का बजट, सब कुछ। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, मतलब दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट जहां से दुनिया की 20% ऑयल गुजरती है वो अभी इफेक्टिवली क्लोज्ड है। और उस पर से ट्रंप ने 10 डेज का पॉज अनाउंस किया है, स्ट्राइक्स रोक दी हैं, नेगोशिएशंस चल रही हैं। लेकिन ईरान कह रहा है हम नेगोशिएट नहीं कर रहे। तो सच क्या है? क्या वॉर होगी, क्या डील होगी और इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? आज पूरा सीन बिल्कुल सीधा आपके सामने। मैं हूं यश विहारी और यह है यश विहारी एआई स्टूडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि ये टेंशन आई कहां से। ये कहानी शुरू होती है 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, शाह को हटाया गया, आयतुल्लाह खुमैनी आए और ईरान और यूएस के बीच रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। फिर 1980 का इराक ईरान वॉर, फिर सैंक्शंस, फिर 2015 का न्यूक्लियर डील JCPOA, फिर ट्रंप ने 2018 में वो डील तोड़ दी, मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी आई। और इजराइल का ईरान के साथ सीधा दुश्मन जैसा रिश्ता है। ईरान खुल के कहता है इजराइल को मैप से मिटा दो, इजराइल कहता है हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। फिर अक्टूबर 2023 हमास अटैक, इजराइल गाजा वॉर शुरू, हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ लेबनान से, हूथी एक्टिव हुए यमन से, ईरान बैक्ड प्रॉक्सी नेटवर्क पूरा एंगेज हो गया। और फिर डायरेक्ट ईरान इजराइल स्ट्राइक्स एक्सचेंज हुआ अप्रैल 2024 में। पहली बार दोनों ने सीधे एक दूसरे पर अटैक किया। अब 2025 में सिचुएशन एक और लेवल पर आ गई है। यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई। अब एक चीज समझो, बिना इसके पूरी सिचुएशन समझ नहीं आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? ये एक पतले से समुद्र की दारी है ईरान और ओमान के बीच, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी अपनी सबसे नैरो पॉइंट पर। लेकिन इस 33 किलोमीटर में दुनिया की तकदीर भी गुजरती है। आंकड़े सुनिए, दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। रोजाना अप्रॉक्सीमेटली 17 to 21 मिलियन बैरल्स ऑयल इसी जगह से जाती है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, इन सब के ऑयल एक्सपोर्ट्स का यही एक रास्ता है। अगर ये बंद हो जाए तो दुनिया में ऑयल की सप्लाई ड्रास्टिकली कट हो जाएगी, ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह उठेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा। और इंडिया, हम अपनी जरूरत की 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हम डायरेक्टली इफेक्टेड होंगे। यही वजह है जब ईरान ने कहा हॉर्मुज बंद है, पूरी दुनिया ने एक साथ गौर किया। ये सिर्फ एक शिपिंग रूट नहीं है, ये दुनिया की ऑयल लाइफलाइन है। अब आते हैं असली खबर पर। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की और उस स्टेटमेंट में लिखा था, शिपिंग टू एंड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ एलाइज एंड सपोर्टर्स ऑफ द इजरायली अमेरिकन एनिमीज इज प्रोहिबिटेड थ्रू एनी कॉरिडोर और टू एनी डेस्टिनेशन। मतलब सीधा, जो भी देश यूएस या इजराइल का साथी है, उनके पोर्ट्स के लिए आने जाने वाले सब जहाज वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजर सकते। IRGC ने यह भी कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड और जो भी इसे क्लॉज करने की कोशिश करेगा उसे हार्श मेजर्स फेस करने पड़ेंगे। हार्श मेजर्स मतलब सीजर, बोर्डिंग या डायरेक्ट अटैक। और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है। 3 कंटेनर शिप्स को IRGC नेवी ने ऑलरेडी टर्न बैक कर दिया। वार्निंग्स देखे, 3 अलग अलग देशों के जहाज हॉर्मुज के पास आए और IRGC ने उन्हें रोक के वापस भेज दिया। ये क्लियर सिग्नल था, हम सीरियस हैं। अब सोचो, इंटरनेशनल लॉ कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटरवे है, कोई भी देश इसे बंद नहीं कर सकता। लेकिन ईरान का कहना है ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और हम अपनी टर्म्स पर चलेंगे। ये डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस के UNCOLOS यानी लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के अगेंस्ट है। लेकिन जब मिसाइल्स चल रही हों, इंटरनेशनल लॉ की किताब ज्यादा काम नहीं आती। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया 10 डेज पॉज ऑन ईरानियन एनर्जी फैसिलिटीज। मतलब यूएस अभी ईरान के ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स नहीं करेगा 10 दिन के लिए। ये पॉज रन करेगा अप्रैल 6 तक। क्यों? ट्रंप ने कहा नेगोशिएशंस चल रही हैं और ईरान ने एक पॉज की रिक्वेस्ट की थी। अब यहां इंटरेस्टिंग गेम है। अगर ट्रंप ने पॉज दिया तो इसका मतलब नेगोशिएशंस जेन्युइनली हो रही हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ एक PR मूव है तो ईरान को थोड़ा समय दिया जा रहा है अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए। दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, ये पॉज आया है क्योंकि कुछ तो चल रहा है पर्दे के पीछे। कोई बैक चैनल कम्युनिकेशन, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन, कुछ तो है। और दुनिया देख रही है अप्रैल 6 को क्या होगा।
अब ट्रंप के एग्जैक्ट वर्ड्स देखते हैं क्योंकि यहां बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। फॉक्स न्यूज पर ट्रंप ने कहा, ईरान ने 7 डेज का पॉज मांगा, मैंने 10 डेज दिए। दे आस्क्ड फॉर 7, आई गेव देम 10। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका मतलब है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही थी ईरान और यूएस के बीच, चाहे कोई माने या ना माने। ट्रंप ने कहा, नेगोशिएशंस आर गोइंग वेरी वेल, फेयरली वेल। नोटिस करो, पहले वेरी वेल फिर फेयरली वेल, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। या तो अनसर्टेनिटी है या फिर ये डेलिबरेटली वेग बात है। ट्रंप ने कहा, ईरान्स लीडर्स आर बेगिंग टू मेक अ डील, नॉट मी। ये प्योर ट्रंप स्टाइल है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना। लेकिन डिप्लोमेसी में जो बेग करता दिखता है वो ऑफन एक्चुअली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होता है। ट्रंप ने कहा, आई डोंट नो इफ वी आर विलिंग टू डू दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रंप खुद अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, डील होगी या नहीं अभी डिसाइड नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा, ईरान ने ऑयल टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने दिया, ये उनका गुडविल जेस्चर था टॉक्स के दौरान। मतलब जब टॉक्स चल रही थी, ईरान ने थोड़ा लूजन किया ब्लॉकेड। ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन अभी भी फुल ब्लॉकेड टेक्निकली एक्टिव है। अब दूसरी तरफ देखते हैं। ईरान ऑफिशियली कह रहा है, हम कोई नेगोशिएशंस नहीं कर रहे। ईरानियन गवर्नमेंट ने डिनाई किया है किसी भी डायरेक्ट टॉक्स का, लेकिन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स आर सेड टू बी ऑनगोइंग। ये क्लासिक डिप्लोमैटिक लैंग्वेज है। सीधी बात नहीं हो रही, लेकिन कोई बोल रहा है कोई से, जो फिर वो बात किसी और को बोल रहा है। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी है। ओमान इसमें ऑफन मीडिएटर होता है, कतर भी समटाइम्स। ईरान का प्रॉब्लम यह है, अगर वो ऑफिशियली कहें हम नेगोशिएट कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक लेवल पर यह वीकनेस लगती है रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के लिए। इसलिए ऑफिशियल लाइन है नहीं कर रहे, लेकिन अनऑफिशियली हो रहा है कुछ। और IRGC का ऑयल टैंकर्स को अलाउ करना वो डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करता है उनका अपना ब्लॉकेड। इसका मतलब ईरान इंटरनली डिवाइडेड भी हो सकता है। हार्डलाइनर्स अलग बोल रहे हैं, प्रैग्मेटिस्ट्स अलग सोच रहे हैं। अब सीधा आपके घर तक आते हैं। ये वॉर, ये ब्लॉकेड, ये नेगोशिएशंस, ये सब आपको कैसे अफेक्ट करता है? पहले ऑयल प्राइसेस। जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, क्योंकि मार्केट फ्यूचर सप्लाई के बारे में नर्वस हो जाती है। अभी ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी एलिवेटेड है। अगर हॉर्मुज ट्रूली बंद हुआ, एनालिस्ट्स कहते हैं प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर जा सकती हैं। कुछ तो $150 तक भी बोल रहे हैं। इंडिया पर असर? हम 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हमारे इंपोर्ट्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर ऑयल महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दूसरा, इंडियन शिपिंग कंपनीज भी इफेक्ट होंगी। इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं हाई रिस्क जोन्स में। ऑल्टरनेटिव रूट्स लॉन्गर हैं, अफ्रीका के अराउंड, ज्यादा टाइम ज्यादा कॉस्ट। तीसरा, इंडिया के ईरान से रिलेशंस। हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ईरान में। अगर यूएस ईरान वॉर एस्केलेट हो, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टली रिस्क में आ जाता है। और ग्लोबल इकोनॉमी, यूरोप ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस से उबर रहा है। जापान, साउथ कोरिया, चाइना सब मिडिल ईस्ट के ऑयल पर डिपेंड है। ग्लोबल स्लो डाउन पॉसिबल है अगर ये लंबा खिंचा। अब मैं तुम्हें 3 पॉसिबल सिनेरियोज बताता हूं। सिनेरियो 1, डील हो जाए। अगर यूएस और ईरान किसी कॉम्प्रोमाइज पर पहुंच जाएं, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ अश्योरेंसेज, सैंक्शंस में कुछ रिलीफ, तो सिचुएशन डी एस्केलेट हो सकती है। हॉर्मुज खुल जाएगा, ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे, वॉर टली जाएगी। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। प्रोबेबिलिटी अभी के हिसाब से 30-35%। दोनों साइड्स बात करते रहें, कोई कॉन्क्रीट डील ना हो, पार्शियल ब्लॉकेड कंटिन्यू करे, लिमिटेड स्ट्राइक्स कंटिन्यू हो और टेंशन सिमरिंग रहे पर एक्सप्लोड ना हो। ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो है अभी के हिसाब से। प्रोबेबिलिटी 45-50%। अगर टॉक्स फेल हो जाएं, अप्रैल 6 के बाद यूएस फिर से स्ट्राइक शुरू करे, ईरान पूरा हॉर्मुज बंद कर दे, या कोई बड़ा इंसिडेंट हो, एक टैंकर सिंक हो, एक बेस पर बड़ा अटैक हो, तो फुल रीजनल वॉर पॉसिबल है। इजराइल डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यूएस फोर्सेस रीजन में है, ईरान के प्रॉक्सीज यमन, लेबनान, इराक, सीरिया सब एक्टिव हैं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। प्रोबेबिलिटी 20-25%। लेकिन 20-25% भी बहुत ज्यादा है जब बात न्यूक्लियर आर्म्ड रीजन की हो। अब एक बात जो हम इंडियंस के लिए मोस्ट रेलेवेंट है, इंडिया इस सिचुएशन में कहां खड़ा है और होना क्या चाहिए। इंडिया की पोजीशन हिस्टोरिकली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब हम किसी के साथ फॉर्मली अलाइन नहीं करते। यूएस हमारे डिफेंस पार्टनर हैं, ईरान से हम ऑयल खरीदते हैं, इजराइल से हम आर्म्स और टेक इंपोर्ट करते हैं, अरब कंट्रीज में हमारे लाखों लोग काम करते हैं। ये सब एक साथ मेंटेन करना बहुत मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन इंडिया ने कंसिस्टेंटली यही किया है। अभी इंडिया को चाहिए, पहला,
स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स स्ट्रेंथन करो। अगर हॉर्मुज क्राइसिस एक्सटेंड हुआ, हमारे पास बफर होना चाहिए। दूसरा, ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स एक्सप्लोर करो। रशिया, यूएस, वेस्ट अफ्रीका, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तीसरा, डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव रखो। इंडिया ईरान से बात करे, इंडिया यूएस से बात करे, डी एस्केलेशन में कंट्रीब्यूट करो। चाबहार पोर्ट तो ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसको प्रोटेक्ट करना हमारे इंटरेस्ट में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी नेवी को रीजन में प्रिपेयर्ड रखो इंडियन शिपिंग की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी ईरान वर्सेस यूएस इजराइल वॉर की, हॉर्मुज ब्लॉकेड की, ट्रंप के 10 डेज पॉज की और इंडिया पे पॉसिबल इंपैक्ट की। दुनिया अभी एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अप्रैल 6 वो डेट देखो। अगर उस दिन तक कोई डील नहीं, स्ट्राइक्स फिर शुरू होंगे और तब सिचुएशन और सीरियस हो सकती है। हम इस अपडेट को ट्रैक करते रहेंगे। हर बड़ी डेवलपमेंट पर हम यहां होंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जितना ज्यादा लोग समझेंगे उतना बेहतर। सब्सक्राइब करो यश विहारी AI स्टूडियो, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स को सिंपल बनाना यही तो काम है हमारा। कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से डील होगी या वॉर। लिखना डील या वॉर कमेंट में। मैं हूं यश विहारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।